हेलो क्लास एट्थ, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 5 विच इज़ साइंस एंड क्यूरोसिटी। ठीक है जी। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ फेदर्ड फ्रेंड, मतलब वो पंखों वाला दोस्त। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में बच्चे हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था, मतलब देख लिया था कि इस चैप्टर में है क्या, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है वो तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ये वीडियो रहेगी बच्चे हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो, मतलब इस वीडियो में हम कराएंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज। और लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 के लेटर्स डिस्कस को भी वहाँ स्किप कर दिया था एक्सप्लेनेशन में, तो लेटर्स डिस्कस को भी पार्ट 1 के हम कराने वाले हैं इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लें एक्सरसाइज को। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक बार इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देख लिया जाए, है ना। चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देख लेते हैं जिससे कि हमें एकदम से क्विक रिकैप मिल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, और उसके बाद सारा कुछ फ्रेशन अप हो जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करने में तो देख लेंगे बच्चे इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, विच इज फेदर बर्ड, मतलब पंखों वाला दोस्त। ठीक है, देखेंगे लेटेस्ट रीड को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा सबसे पहले। टू द बेस्ट पार्ट ऑफ माई नॉलेज देयर्स नेवर बीन अ रेगुलेशन दैट फॉरबिड one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I am quite certain that Swain Olsen would have ignored it. नरेटर कह रहे हैं जितना कि मुझे जानकारी है कि शायद अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बना है स्पेस स्टेशन में कि वहाँ पर कोई भी पैट को आने से रोका जाए। नो वन, मतलब ऐसे शायद कोई ज़रूरत भी नहीं लगी, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई रूल होता तो मुझे तो पक्के से पता है कि स्वेन ऑल्सन उसको इग्नोर कर देता। एक्चुअली he was a very little fellow that most of the early spacers managed to qualify easily for the 150-pound bonus that keep us, many of us, on reducing diet. Had he built otherwise, his chance of getting job in space would have been very slim. एक्चुअली जो स्वेन ऑल्सन थे वो बहुत पतले लेकिन स्ट्रांग फेलो थे हमारे, है ना। जैसे कि शुरुआत में स्पेसर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने इजीली 150 पाउंड बोनस को इजीली क्वालिफाई कर लिया, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अपने डाइट को रिड्यूस करना पड़ा। अगर वो ऐसे नहीं होता उनका बॉडी शेप, तो शायद उनको स्पेस में जॉब मिलना बहुत ही, मतलब उसके चांस कम हो जाते। Swain was one of the best construction men and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free falls, making them to this slow motion three-dimensional bullet that would get them into the right position and fusing the piece together when they were precisely dovetailed into the intent pattern. It was a skilled and difficult job, for a spacesuit is not the most convenient of wrap in which to work. However, Swain's team had one greatest advantage over the construction group you see putting up skyscraper down on Earth. They could step back and admire their handiwork without being abruptly parted from it by gravity. देखिए, जो स्वेन ऑल्सन थे वो हमारे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन थे, क्योंकि उनका वर्क बहुत स्पेशलाइज था, है ना। उनका वर्क क्या था कि वो गिर्डर्स को कलेक्ट करते थे, जो कि हमारे स्पेस के कभी कभी पार्ट्स थे, हो जाता है जिस है ना, कुछ ना कुछ हो जाता था। जो हवा में तैरते थे, जो कि हमारे स्पेस के गिर्डर्स थे, वो उनको कलेक्ट करते थे, उनको राइट पोजीशन पे सेट करके सबको फिट कर देते थे, एग्जैक्टली जैसे थे वैसे ही कर देते थे। ठीक है, इट वॉज ए स्किल्ड, मतलब ये जो काम था बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी था।
क्योंकि स्पेस सूट पहनकर ऐसा काम करना बहुत ही अनकंफर्टेबल था। लेकिन स्वेंस की टीम के पास एक एडवांटेज ये भी था कि जो कि ज़मीन पर क्या रहता है, स्काई स्क्रैपर को मतलब स्काई स्क्रैपर को नहीं मिलता। वो क्या था कि वो थोड़ा पीछे हट के भी अपने काम को देख सकते थे और अपने काम को कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, डोंट आस्क मी why Swains wanted a pet or why he chose one he did. आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, मतलब मुझसे मत पूछो कि स्वेन को पैट क्यों चाहिए था। उसने वही पैट क्यों चूज किया, क्योंकि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं। बट आई मस्ट एडमिट दैट हिज सिलेक्शन वॉज वेरी सेंसिबल। Claribel waited practically nothing. Her food requirement was tiny, and she was not worried, as most animals would have been, by the absence of gravity. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो उसका सिलेक्शन था, उसका जो चॉइस था इसी पैट को चुनना बड़ा ही सेंसिबल था, क्योंकि बेसिकली क्लैरिबेल जो था प्रैक्टिकली उसका वेट कुछ था नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ खाने की ज़्यादा थी नहीं, बहुत कमी थी, और वो इसे वरिड भी नहीं होती थी जैसे कि और एनिमल हो जाते हैं अगर ग्रेविटी नहीं मिले तो उनको। ठीक है, I first became aware that Claribel was aboard when I was sitting in the little cubby hall laughing called my office, checking through my list of technical stores to decide what item we had been running out of next. When I heard the musical whistles beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for the announcement to follow. It didn't. Instead, there was a long and involved pattern of melody that made me look up with such a start that I've forgotten all about the angle beam such behind my head. When the star had ceased to explode before my eyes, I had my first view of Claribel. तो देखो, मैं नरेटर कह रहा है कि मैं वो पहला इंसान था जिसने क्लैरिबल को स्पेस स्टेशन में देखा, जब मैं अपने क्लबी हॉल में बैठा हुआ था और हंस के कह रहा था कि मेरा ऑफिस है। वहाँ पर बैठ के चेक कर रहा था टेक्निकल स्टोर की लिस्ट और डिसाइड कर रहा था क्या नेक्स्ट ख़त्म होने को है ना। तभी मैंने एक म्यूज़िकल विसल सुनी, लेकिन मुझे लगा कोई स्टेशन इंटरकॉम का कुछ अनाउंसमेंट होगा, तो मैं उसका वेट करने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक लॉन्ग और एक मेलोडी आवाज़ सुनाई दी। मैं उसको मतलब सुन रहा था, तभी मैं तो उसको इतना ध्यान से सुन रहा कि मैं पीछे से जो मेरे हेड के पीछे से जो बीम आ रही है मैं उसको भूल ही गया। जब वो स्टार की जो बीम आना बंद हुई मेरी आंखों में, तब मुझे पहली बार क्लैरिबेल दिखाई दिया। She was a small yellow canary hanging in the air as motionless as human bird and with much less efforts. For her, for her wings were quietly folded along her sides. We stared at each other for a minute. Then, before I had quite recovered my wits, she did a curious kind of backward look. I'm sure no earthbound canary can had ever managed, and departed with a few leisurely flicks. It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity and did not believe in doing unnecessary work. जो क्लैरीबेल था बहुत छोटा सा येलो कलर का कैनरी था, जो कि हवा में लटका हुआ था एज अ ह्यूमन बर्ड। ठीक है, उसको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, उसके पंख भी आराम से क्वाइट फोल्ड ही थे दोनों साइड। हम दोनों ने 1 मिनट तो एक दूसरे को देखा। जैसे मैं कुछ सोच पाता तभी मैंने देखा कि वो ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है पीछे की तरफ ना। उसने एक लूप लिया जो कि, और फिर उसने एकदम से ना पंख अपने फड़फड़ाए, जो कि मैं श्योर था कि मतलब कोई नॉर्मल तो जो अर्थ पे रहने वाला कैनरी ऐसे नहीं कर सकता, है ना। और ये क्लियर था कि इसने खुद को ऑलरेडी मतलब सीख लिया है कि एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी में खुद को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और उसने इसलिए ज़्यादा एफर्ट लेने में बिलीव नहीं करता था। Swans didn't confess to her ownership for several days, but by that time it no longer mattered because Claribel was a journal pet. He had smuggled her up
on the last ferry from Earth when he came back from leave. Partly, he claimed, out of sheer scientific curiosity. He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wing. शुरुआत में तो कुछ दिन स्वेन ने कन्फेस ही नहीं किया कि वो इसको लेके आया है। ज़्यादा फिर किसी को फर्क भी नहीं पड़ा कुछ दिन बाद, क्योंकि क्लैरिबेल एक जर्नल पैट था, उसको वो छुपा के लेके आया था अर्थ से। जब वो छुट्टियों पर से वापस आया था, उसने थोड़ा बहुत अभी क्लेम करने स्टार्ट किया। वो ये देखना चाहता था कि बर्ड्स कैसे ऑपरेट करते हैं जब उनमें वेट नहीं होता, और वो अपने विंग्स को कैसे यूज़ करते हैं स्पेस में। नेक्स्ट है, Claribel thrived and grew fat. On the whole, we had little trouble concealing our guests when VIPs from Earth came visiting. A space station has more hiding places than you can count. The only problem was Claribel got rather noisy when she was upset, and we sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shaft and storage bulkhead. क्लैरिबेल थोड़ी मोटी हो रही थी। अब उसको ना मतलब उस बस एक ही प्रॉब्लम थी आती थी कि जब गेस्ट आते थे तो उसको छुपाने में, अर्थ से जो गेस्ट आते थे तो उसको छुपाने में ना बड़ा प्रॉब्लम होता था। हालांकि स्पेस स्टेशन में बहुत सारे छुपने के जगह होते हैं, लेकिन जो क्लैरिबेल के साथ प्रॉब्लम था वो एक ही था कि वो बहुत आवाज़ करता था जब वो अपसेट होता था। ठीक है, और कभी कभी तो ना बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करने का हमें सोचना पड़ता था, क्योंकि वेंटिलेशन स्टाफ और स्टोरेज बल्क हेड से ना आवाज़ ही ऐसी आती थी, सीटीदार आवाज़, वो पीप्स आती थी, तो हमें क्या एक्सप्लेन करना वो कभी कभी तो जल्दी से सोचना पड़ता था। There was a couple of narrow escapes, but then who would dream of looking for a canary in space station? कभी कभी तो हम बाल बाल बच जाते, लेकिन फिर कौन सोचेगा कि कैनरी भी एक स्पेस स्टेशन में हो सकता है। ठीक है जी, इसके साथ फर्स्ट पार्ट ओवर हो जाता है। सेकेंड पार्ट है, We were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sound, since you need little sleeps in space. Though of course, there is no day and night when you are floating in permanent sunlight. It was still convenient to stick to the term. Certainly, when I woke up that morning, it felt like 6 a.m. on Earth. I had a nagging headache and vague memory of fitful disturbed dreams. It took me ages to unto my bunk strap, and I was still only half awake when I joined the remainder of duty crew in the mess. Breakfast was unusually quiet, and there was one seat vacant. इस पैराग्राफ में क्या है, देखो हमें अब क्या 12 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी मिली, जो कि सुनने में जितना मतलब बुरी लग रही हो उतनी थी नहीं, क्योंकि स्पेस में सिर्फ थोड़े से सोने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वहाँ पर ना दिन होता था ना रात, हमेशा सनलाइट रहती थी, है ना, इसलिए अपने टर्म पे स्टिक रहना कन्वीनियंट था। एक दिन क्या हुआ कि मैं ना एक सुबह उठा तो मुझे क्या लगा, नरेटर कह रहा है कि ना धरती पर 6 बज रहे हैं। उस दिन ना मेरे सर में बहुत कंटिन्यूस पेन हो रहा था, मतलब टूटे फूटे टाइप ऐसे सपने से देख रहा था। मैंने अपना बंक स्ट्रैप हटाया और मैं उस टाइम आधा ही जगह था जब मुझे अपने क्रू को ज्वाइन करना था मेस में, कैंटीन में। ब्रेकफास्ट हम लोगों का बड़ा शांत सा हो रहा था, लेकिन एक सीट खाली थी। Where is Swain? I asked. Not very much caring. Swain कहाँ है? मैंने पूछा. He is looking for Claribel, someone answered. Says he can't find her anywhere. She usually wake up. वो क्लैरिबेल को ढूंढ रहा है, किसने आंसर किया, उसको वो कहीं नहीं मिल रही। बेसिकली यूजुअली क्या होता था कि क्लैरिबेल स्वेन को जगाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर आई कुड retort that she usually wake me up too, Swains came in through the doorway and we could see at once that something was wrong. He slowly opened his hand and there lay a tiny bundle of yellow feather with 2 clenched claws sticking pathetically up into the air. मतलब जैसे ही मैं पहले बोल पाता कि वो तो मुझे भी उठाती है, उससे पहले ही स्वेन आया और उसको देखते ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने धीरे से हाथ खोले
और हाथ में तो छोटा सा येलो पंखों का गुच्छा था, उसके पंजे पीछे की तरफ थे, मतलब वो क्लैरीबेल ही था। व्हाट हैपेंड वी आस्क्ड ऑल डिट्रेस्ड, हम लोगों ने एकदम से पूछा क्या हुआ। तो आई डोंट नो, सैड स्वेन मॉर्नफुली, आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस, मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसने दुखी होकर कहा स्वेन ने, मुझे तो ऐसी मिली है। लेट्स हैव अ लुक एट हर, सैड जॉग डनकेन, our cook, doctor, dietitian. We all waited in her silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. मुझे देखने दो इससे क्या हुआ है, जॉग डनकिन ने कहा, जो कि हमारे कुक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डाइटिशियन भी हैं। हम सब शांति से मतलब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर मतलब वो जो हमारे जॉग डनकिन थे वो उसके हार्ट बीट डिटेक्ट कर रहे थे। प्रेजेंटली ही shook his head. I can't hear anything, but that doesn't prove she's sad. I have never listened to the canary's heart, he added rather apologetically. उन्होंने एकदम से सर हिलाया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मर गई है। एक्चुअली मैंने कभी कैनरीज का हर्ट नहीं सुना, सो मुझे नहीं पता। गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन, suggested somebody pointing to the green banded emergency cylinder in its recess beside the door. Everyone agreed that this was an excellent idea, and Claribel was tucked snugly into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. किसी ने सजेशन दिया कि इसको ना ऑक्सीजन दो क्लैरिबेल को, जो कि पॉइंटेड करते कहा, इशारा करते हुए कहा, जो कि इमरजेंसी सिलेंडर डोर के पीछे रखा हुआ है। सब इस बात पे राजी हो गए, सबने कहा बड़ा ब्रिलियंट आइडिया है। क्लैरिबेल को एक्चुअली वो जो फेस मास्क जैसे उसके पास लेके आए, वो तो बहुत बड़ा था, जो कि कंप्लीट ऑक्सीजन टेंट का काम कर रहा था उसके लिए। नेक्स्ट है, to our delighted surprise, she revived at once. Beaming broadly, she removed the marks and she hooked on his finger. She gave her series of "Come to the cookhouse, boys" thrills and promptly keeled over again. क्या हुआ, एकदम से खुशी की बात कि उसको एक बार होश आया। स्वेन ने उसका मास्क हटाया और वो उसकी उंगली पर आके बैठ गई, और फिर एकदम से वो वापस से दोबारा बेहोश हो गई। आई डोंट गेट इट, लैमेंटेड स्वेन, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, शी इज नेवर डन दिस बिफोर। मुझे नहीं समझ आ रहा स्वेन ने दुखी होकर क्या कि इसको क्या हुआ है, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया इसने। For the last few minutes, something had been tugging at my memory. My mind seemed to be very sluggish that morning, as if I was unable to cast off the burden of the sleep. I felt that I could do with some of that oxygen, but before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. I railed on the duty engineer and said urgently, "Jim, there's something wrong with the air. That's why Claribel passed out. I have just remembered that miner used to carry canaries down to warm that off gas." नरेटर को कुछ याद आने लगा कि उस सुबह कुछ तो हुआ है ना। वो इतना नींद में था, वो ऑक्सीजन मास्क का कुछ कर रहा था, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचता तब तक उसको सब याद आया। वो एकदम से समझ गया कि क्या हुआ है। वो एकदम से ड्यूटी इंजीनियर के पास दौड़ा और अर्जेंट में कहा, जिम, हवा के साथ कुछ गड़बड़ है, एयर के साथ कुछ गड़बड़ है, तभी ये क्लैरिबेल बेहोश हुआ है। मुझे याद है जो माइनर्स होते हैं कैनरीज को नीचे लेके जाते हैं गैस की सेंसिटिविटी को पता करने के लिए। नेक्स्ट है, "Nonsense," said Jim. "The alarm would have gone off. We have got duplicate circuit operating independently." क्या बकवास है, अलार्म भी तो बस जाता है ऐसा कुछ होता है तो, और हमारे पास तो डुप्लीकेट सर्किट्स हैं, है ना। नेक्स्ट है, "The second alarm circuit isn't connected up yet." His assistant reminded him. That shook Jim. He left without a word, while we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace. देखो, लेकिन उसके असिस्टेंट ने उसको याद दिलाया कि दूसरे अलार्म का सर्किट कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। एकदम से शुक, हैरान हो गया जिम, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। नेक्स्ट है, "He came back.
He came back 10 minutes later with sheepish expression. It was one of those accidents that could possibly happen. We had one of the our rare ellipses by Earth's shadow that night. Part of the air purifier had frozen up, and the single alarm in the circuit had failed to go off. $500,000 worth of chemical and electronic engineer had let us down completely. Without Claribel, we should soon have to slightly dead. 10 मिनट बाद जिम लौटा और बड़े एम्बेरस्ड शर्मिंदगी के साथ कि आज मतलब जो हुआ नहीं होना था। ये मतलब ये इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ की जो छाया थी वो हम पर ग्रहण की तरह आई थी उस रात, और जो एयर प्योरीफायर था उसका एक पार्ट जम गया, जिसकी वजह से सिंगल जो अलार्म था वो भी फेल्ड हो गया। $500,000 का जो केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थी वो तो फेल हो गई। बिना क्लैरिबल के आज शायद हम बहुत जल्दी मर जाते। So now, if you visit any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song. There's no need to be alarmed. On the contrary, in fact, it will mean that you are being doubling safeguard and practically no extra expenses. इसलिए अब से अगर आप इस स्टेशन में विजिट करते हो तो सरप्राइज मत होना अगर आपको ऐसी अनएक्सप्लेनेबल आवाज़ सुनाई दी किसी बर्ड के गाने की, क्योंकि ज़रूरत नहीं है अलार्म की। अगर ये बर्ड यहाँ पर है, बर्ड हमारे लिए डबल प्रोटेक्शन का काम करती है, और प्रैक्टिकली कहें तो कोई खर्चा भी नहीं है इसका। ठीक है जी बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप, शॉर्ट समराइजेशन देख लिया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब अपना एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लेटर्स डिस्कस देखेंगे बच्चे, जो कि हमारे पेज नंबर 209 पर हैं। ठीक है, पहले पार्ट के बीच में जो लेटर्स डिस्कस थे उनको कवर करेंगे, आफ्टर देन मेन एक्सरसाइज पर आएंगे। तो ये देख लेंगे लेटर्स डिस्कस, जो कि पेज नंबर 209 पर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इन क्वेश्चंस के सिंपली आंसर करने हैं। ठीक है, ये आंसर करेंगे ऐसे अज्यूम करके कि अभी हमने पार्ट सेकंड नहीं पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट है, why the narrator think Swain had sneaked a bird aboard? What was Swain's scientific reason? देखो, आपको ऐसा क्यों मतलब नरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि स्वेन जो है बर्ड को एरोप्लेन में छुपा कर लाया था, है ना, और उसके पास स्वेन को उस बर्ड को लाने का साइंटिफिक रीज़न क्या था? बताइए बच्चे। देखो, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, द नरेटर हैड सम रीज़न टू थिंक सो। नरेटर के पास कुछ रीज़न है ऐसा सोचने की। इट वॉज द बर्ड्स अनयूजुअल बिहेवियर, लाइक हर सीमिंगली एफर्टलेस फ्लाइट in a space station, and lack of concern for the absence of gravity. On the other hand, Swain's scientific reason for bringing the bird abroad was to observe how a bird would function in weightless environment. He wanted to experience how a bird could operate and navigate without the effect of gravity. ठीक है, the narrator had some reason to think so. It was the bird's unusual behavior, like seemingly effortless flight in a space station and lack of concern for the absence of gravity. On the other hand, Swain's scientific reason for bringing the birds aboard was to observe how a bird would function in a weightless environment. He wanted to experience how a bird could operate and navigate without the effect of gravity. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लैरिबेल एडजस्ट टू न्यू सराउंडिंग? जो क्लैरिबेल था, हमारा जो बर्ड था, उसने नए सराउंडिंग में खुद को कैसे एडजस्ट कर लिया था? बताइए। क्लैरिबेल ने जो नया एटमॉस्फेयर मिला था उसको, जहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी थी, वहाँ पर उसने खुद को कैसे एडजस्ट कर लिया था? कैसे एडजस्ट कर लिया था जी?
देखो उसने मतलब उसको वहाँ पे इतना रहने में प्रॉब्लम आया भी नहीं था, है ना। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से वही सारी चीज़ें सीख गया हो, है ना। सो यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्लैरिबेल लर्न टू ऑपरेट विदाउट यूजिंग हर विंग्स और मच एफर्ट्स। क्लैरिबेल ने खुद को ऑपरेट करना सीख लिया था वहाँ पे बिना पंखों के, है ना, और ज़्यादा बिना मेहनत किए। शी लर्न टू सिंप्लीफाई simply hang in the air, motionless with her wing folded. This adaptation allowed her to thrive and even gain weight in the unique condition of her new surroundings. Claribel learned to operate without using her wings or much efforts. She learned to simplify, hang in the air, motionless with her wings folded. This adaptation allowed her to thrive and even gain weight in the unique condition of her new surroundings. ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे देन। What made the narrator mistake the musical whistling for the sound from the intercom? मतलब what made the narrator mistake? नरेटर को क्या मिस्टेक हुआ था म्यूजिकल विसल फॉर अ साउंड फ्रॉम द इंटरकॉम? यहाँ आंसर क्या आएगा? देखो, नरेटर हेard द विसल नियर हिज ईयर। नरेटर ने अपने कान के पास एक विसल सुनी थी, सीटी की आवाज़ सुनी थी। ही एक्सपेक्ट, उसको ऐसा लगा कि अनाउंसमेंट है, मतलब ये इंटरकॉम का अनाउंसमेंट है ना। तो उसने उस विसल को फॉलो किया, है ना, कि ये कोई इंटरकॉम का ही अनाउंसमेंट का ही नोटिफिकेशन टाइप है। सो नरेटर हेयर अ विसल नियर हिज हेड, near his ear. He expects an announcement to follow the whistles. That is typical of intercoms. The melody of the whistles rather than the human voice hence lead him to realize it wasn't the intercom. ठीक है, the narrator heard the whistle near his ear. He expects an announcement to follow the whistle. That is typical of intercoms. The melody of the whistle rather than a human voice hence lead him to realize it wasn't the intercom. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डू यू थिंक द प्रेजेंस ऑफ द कैनरी वुड लीड दिस स्पेस इनटू ट्रबल? इफ यस व्हाई एंड इफ नो व्हाई नॉट? क्या तुमको ऐसा लगता है कि कैनरी का स्पेस मतलब कैनरी का वहाँ होना स्पेसर्स को ट्रबल में डाल सकता था? अगर हाँ तो क्यों हाँ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? बच्चे अपना ही आंसर लिखना है यहाँ पे, आपको जैसा भी लगता हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ बच्चे मेरा आंसर रहेगा especially during a long mission, the presence of canaries on the spacecraft could lead to some challenges for the spacers. While they can valuable as early warning indicators of some for certain gases, they also have some particular needs and vulnerabilities that could difficult to manage in confined space environment. ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग अ लॉन्ग मिशन द प्रेजेंस ऑफ कैनरीज ऑन द spacecraft could lead to some challenges for the spacers. While they can be vulnerable as early warning indicators for certain gases, they also have some particular needs and vulnerability that could be difficult to manage in confined space environment. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ ये पार्ट 1 के जो लेटर्स डिस्कस थे वो कंप्लीट हो गए। आ जाते हैं बच्चे अब अपने मेन एक्सरसाइज पे, जो कि पेज नंबर 211 पर है। ठीक है, पेज नंबर 211 से हमारा मेन एक्सरसाइज स्टार्ट है। देख लेंगे तो मेन एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले हमारे पास लेटर्स डिस्कस ही हैं। लेटर्स डिस्कस को देखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, identify whether the following statement from part first and second are true or false. Share your answer with your classmates and teachers. बच्चे आपको यहाँ बताना है कि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से लिए गए हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है,
क्लियर है? बेसिकली आपको यहाँ ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट बताना है। चलिए देख लेंगे तो जी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है द अलार्म एट द स्पेस स्टेशन फेल टू वर्क प्रॉपरली बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड। जो अलार्म थे स्पेस स्टेशन के, वो उनको क्या मतलब वो फेल्ड हो गए थे। क्यों फेल्ड हो गए थे? क्योंकि मतलब वो कनेक्टेड नहीं हुए थे अच्छे से। बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जो अलार्म थे स्पेस स्टेशन के वो फेल्ड हो गए थे क्योंकि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए थे। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। एक अलार्म था जो कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से फ्रीज हो गया था, जम गया था, है ना। तो उसका कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी और बाकी के जो अलार्म थे वो कनेक्टेड नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट बच्चे हमारा फॉल्स है ना। द अलार्म एट द स्पेस स्टेशन failed to work properly because they were not connected, so false. Second है Claribel was brought to the space station for an official experiment on animal behavior in space. क्लैरिबेल को स्पेस स्टेशन में एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आया गया था कि एनिमल का बिहेवियर स्पेस में क्या होगा। एक्चुअली नहीं, वो तो जो स्नेल था वो ऐसे स्वेन जो था वो यूं ही लेकर आया था, लेकिन जब उससे वह क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उसने बोल दिया कि मैं तो बस ये देखने के लिए लेके आया था कि ये वहाँ पर कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बच्चे हमारा फॉल्स है यहाँ पर। तो बच्चे Claribel was brought to the space station for an official experiment on animal behavior in space. So जी ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ आ रहा है? चलिए अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो अपना थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है The canary suffering helped the crew discovered a problem with the air purifier. जो कैनरी ने सफ़र किया उसने क्रू को हेल्प किया प्रॉब्लम को डिस्कवर करने में कि एयर प्योरीफायर में कुछ गड़बड़ है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? जो कैनरी बर्ड ने जो जितना भी सफ़र किया, मतलब वो बार बार बेहोश हो रही थी जो भी, तो उसकी वजह से क्रू को हेल्प मिली क्या डिस्कवर करने में, प्रॉब्लम डिस्कवर करने में, जो कि एयर प्योरीफायर के साथ थी। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना। तो जी ये स्टेटमेंट ट्रू है। द कैनरी सफरिंग हेल्प द क्रू डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम विद द एयर प्योरीफायर। बच्चे ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ वन है द एयर प्योरीफायर फ्रोज बिकॉज देयर वॉज अ रेयर एक्लिप्स। एयर प्योरीफायर जो था वो जम गया था क्योंकि बाहर एक अजीब सा एक्लिप्स आया था, मतलब एक कोई अजीब सा एक्लिप्स था, ग्रहण था। यस बिल्कुल ट्रू है ना। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। द एयर प्योरीफायर फ्रोज बिकॉज देयर वॉज अ रेयर एक्लिप्स, सो ट्रू। फिफ्थ वन है Claribel could fly gracefully in the space station performing loop in the air. जो क्लैरिबेल था वो आराम से स्पेस स्टेशन में फ्लाई कर सकता था और लूप भी परफॉर्म कर सकता था एयर में। बिल्कुल ट्रू है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चे हमारा ट्रू है। ठीक है, सिक्स्थ वन है The space station crew was uninterested in Claribel and hardly noticed her presence after she was discovered. जो स्पेस स्टेशन का जो क्रू था क्लैरिबेल में इंटरेस्ट नहीं था और हार्डली नोटिस किया उसको, जब मतलब पता चला कि जब ये यहाँ पर है तो वो हार्डली नोटिसेबल था नहीं। सो जी ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, सब लोगों को वो अच्छा लगने लगा था क्लैरिबेल, है ना। सो द स्पेस स्टेशन क्रू वॉज अनइंटरेस्टेड इन क्लैरिबेल एंड हार्डली नोटिस्ड हर प्रेजेंस आफ्टर शी वॉज डिस्कवर्ड। सो जी फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्लैरिबेल हैड फेंटेड एंड हैड टू बी रिवाइव्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई। क्लैरिबेल बेहोश हो गया था और उसको रिवाइव किया गया ऑक्सीजन देकर उसको होश में लेके आया गया। बिल्कुल जी।
तो जी ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है कि क्लैरिबेल हैड फेंटेड एंड हैड टू बी रिवाइव्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई। सो ये स्टेटमेंट बच्चे हमारा ट्रू है, करेक्ट है, बढ़िया से करेक्ट है। चलिए अगर बढ़िया से करेक्ट है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचना है, आफ्टर देन लिखना है, ठीक है। सो देखेंगे फर्स्ट है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके बिहाफ पर फिर कुछ आंसर करने हैं। जैसे फर्स्ट है, Swain was one of our best construction men and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall, making them to the slow motion three-dimensional wallet and that would get them into their right position and fusing the piece together when they are precisely dovetailed into intent pattern. It was a skilled and difficult job, for a space unit is not the most convenient of gaps in which to work. देखो, जो स्वेन था हमारे जो स्पेस स्टेशन का बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन था, क्योंकि वो अपने काम में माहिर था। गिर्डर्स को वो कलेक्ट करता था जो कि हवा में से तैरते थे, जो भी उसके पार्ट्स निकल जाते थे स्पेस स्टेशन के, वो हवा में यूं ही तैरते थे, फ्लोट करते थे, है ना। तो वो उनको कलेक्ट करता था, आफ्टर देन स्लोली स्लोली उनको राइट पोजीशन पे लगाता था, आफ्टर देन उनको फ्यूज़ कर देता था, फिट कर देता था जहाँ उनको लगाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये एक स्किल्ड और डिफ़िकल्ट जॉब होता है, क्योंकि स्पेस शूट को पहन के ये सारा काम करना इज़ नॉट मच सो कंफर्टेबल, है ना। सो ये बच्चे एक डिफ़िकल्ट जॉब रहता है, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, इसके बिहाफ पर देखेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट स्वेन्स एबिलिटीज फ्रॉम हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी हमें स्वेन का जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे हमें स्वेन की क्या एबिलिटीज़ पता चलती हैं। फर्स्ट है, ही इज़ गुड एट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बट लेक क्रिएटिविटी। वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में ठीक था लेकिन उसके अंदर क्रिएटिविटी का कमी थी, नहीं। सेकंड है, ही possess a strong understanding of working in space. थर्ड है, he struggle with the complexity of the construction in space. फोर्थ है, he prefer working on simple task rather than complex job. ये तो बिल्कुल भी नहीं। देखो सेकंड वन करेक्ट है, he possess a strong understanding of working in space. उसको मतलब वो इस चीज़ के लिए अच्छे से स्किल्ड कि स्पेस में काम करना मतलब उसको अच्छे से आता था, ठीक है। सो B1 इज करेक्ट, ही possess a strong understanding of working in space, ठीक है। What can be inferred about Swain's ability from his job description? तो B1 is correct, he possess a strong understanding of working in space, ठीक। सेकंड वन है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंक्लूड दैट स्वेन्स वाज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि स्वेन जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था। ऑब्वियसली स्वेन वाज वर्किंग इन स्पेस और स्पेस में तो जीरो ग्रेविटी होती है। उसकी जॉब क्या थी, गिर्डर्स को कलेक्ट करना जो कि फ्री फॉल होते थे, फ्लोटेड होते थे इन फ्री फॉल, है ना, जो कि मतलब उसके लिए इतना इजी नहीं था जितना हम समझ रहे हैं। सो स्वेन्स वर वर्किंग इन स्पेस, हिज जॉब वाज टू कलेक्ट assorted girders as they floated around in a free fall. He had to make them do the slow motion that would get them into their right position and then fuse the pieces together into the required pattern. Swain was working in space. His job was to collect assorted girders as they floated around in a free fall. He had to make them do the slow motion that would get them into the right position and fuse the pieces together into the required pattern. ठीक है, क्लियर है। थर्ड वन देखेंगे,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर बोथ assertion एंड रीजन। देखो हमें यहाँ एक assertion दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है और एक हमें उसका रीजन दिया है कि ऐसा इसलिए हुआ। अब हमें इनके ऑप्शन देखने हैं, दोनों सही हैं या रीजन उसके assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्या ऑप्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो assertion है स्वेन्स जॉब रिक्वायर्ड हिम टू मेक गिल्डर्स परफॉर्म अ 3 dimensional ballet इन स्पेस। जो स्वेन का जॉब था क्या था कि उसको गिल्डर्स को क्या करना पड़ता था, 3 dimensional बॉलेट में कलेक्ट करना पड़ता था इन स्पेस, है ना। अब रीजन क्या है, वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी अलाउ ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। जीरो ग्रेविटी में काम करना क्या करता था, ऑब्जेक्ट को फ्लोट कर, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली फ्लोट होते थे। मेकिंग प्रिसाइज पोजिशनिंग इज मोर चैलेंजिंग, और उनको सही जगह पे लगाना एक चैलेंज भरा काम था। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ना पार्ट्स अपनी जगह मतलब लगा दो फिर से आगे निकल के फ्लोट हो रहे हैं वो, है ना। तो उनको फ्यूज करना, उनको सही जगह पे लगाकर उनको फिट कर देना बड़ा चैलेंजिंग काम भी था, है ना। सो एसर्शन का सही रीजन है, ठीक है। आप ऑप्शन देखेंगे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ जी, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, बट और ऑप्शन भी देख लेंगे। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of a। नहीं, एक्चुअली रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। C1 देखेंगे, assertion is true but R is false। नो। D है, A is false but R is true। नहीं, A1 करेक्ट है कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ वर्ड, मतलब अंडरलाइन वर्ड को एक वर्ड से रिप्लेस करना है सिमिलर इन द मीनिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से सेम मीनिंग लेकर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट से सेम मीनिंग लेकर इस अंडरलाइन वर्ड को क्या करना है बच्चे, रिप्लेस करना है। अंडरलाइन वर्ड से है आउटफिट्स। आउटफिट क्या होते हैं, कॉस्ट्यूम, लेकिन आउटफिट को यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, जो स्वेन के आउटफिट थे, जो स्वेन से गाब्स थे, गाब्स आ जाएगा लेकिन पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल मोर कलरफुल आउटफिट्स दैन रिप्रेजेंटेड देयर कल्चर। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल वोर कलरफुल आउटफिट दैट रिप्रेजेंट देयर कल्चर। तो बच्चे आउटफिट को हम यहाँ एक्सट्रैक्ट से किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, गाब से, है ना, क्योंकि स्वेन के जो गाब्स थे वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जी गाब्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और एक्सट्रैक्ट पढ़ लेंगे। जिम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एयर, दैट्स व्हाई Claribel passed out. I have just remembered that Miner used to carry canaries down to warn them of gas. Jim, कुछ गड़बड़ है एयर के साथ कि तभी क्लैरिबल बेहोश हुई है। मुझे याद है कि जो माइनर्स होते हैं कैनरीज को नीचे लेके जाते हैं गैस का सेंसिबिलिटी चेक करने के लिए। नॉनसेंस सैड जिम। जिम ने क्या बकवास है। द अलार्म वुड हैव गोन ऑफ, अलार्म बज जाता है ऐसा कुछ होता तो। वी हैव अ डुप्लीकेट सर्किट ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, हमारे पास मोर देन 1 सर्किट है, अगर एक में प्रॉब्लम होगी तो सेकेंड बज जाएगा। फिर कोई और बोलता है सेकेंड अलार्म सर्किट इजंट कनेक्टेड अप येट, हिज असिस्टेंट रिमाइंड हिम, उसके असिस्टेंट ने उसको रिमाइंड कराया जिम के ने, नहीं सेकेंड अलार्म का जो सर्किट है वो तो अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुआ है। दैट shook him, उसने शुक को हिला दिया, इस बात से उसने जिम को इस बात से हिला के रख दिया। He left without a word while we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace, है ना। वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन साउंड को देख लेंगे। फर्स्ट है,
filling the blanks by selecting the correct option from those given in the bracket. ये फिलअप्स को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं. फर्स्ट है द नरेटर रेफरेंस कैनरीज एंड माइनर्स इन ऑर्डर टू. नरेटर का जो रेफरेंस है कैनरीज और माइनर का क्या रेफर करता है. हाईलाइट द हिस्ट्रिकल यूजेस ऑफ कैनरी एज वार्निंग सिस्टम और एक्सप्लेन द रीजन दैट कॉज क्लैरिबल टू फेंट सडनली. क्या हो सकता है. कैनरीज और माइनर का यहाँ नरेटर ने रेफरेंस क्यों लिया. क्योंकि हाईलाइट द हिस्ट्रिकल यूजेस ऑफ कैनरीज. यहाँ पे कैनरीज का हिस्ट्रिकल यूज बताया गया है कि वो एक एज अ वार्निंग सिस्टम यूज होते थे, है ना. सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. हाईलाइट द हिस्ट्रिकल यूजेस ऑफ कैनरी एज वार्निंग सिस्टम. The narrator referenced canaries and minor in order to highlight the historical uses of canary as warning system. ठीक है, क्लियर बच्चे बढ़िया से. चलिए तो सेकंड वन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल रीजन. हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है एक सही रीजन के साथ. स्टेटमेंट है हमारा, सेंटेंस है हमारा. जिम इनिशियली डिसमिसेस द वार्निंग अबाउट द एयर बिकॉज. जिम ने वार्निंग को इनिशियली डिसमिस कर दिया हवा के बारे में. क्यों. मतलब उसको जो वार्निंग दी गई थी कि ना हवा में कुछ गड़बड़ है, उसे ऐसे ही हवा में फेंक दी उस वार्निंग को. है अलार्म नहीं बज जाते ऐसे कुछ होता है तो. क्यों. क्योंकि वहाँ पर अलार्म लगाए गए थे नहीं, इसलिए उसको लगा कि अलार्म बज जाएगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर रीज़न है बिकॉज द अलार्म वुड हैव गॉन ऑफ. बिकॉज द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ. जिम इनिशियली डिसमिसेस द वार्निंग अबाउट द एयर बिकॉज द अलार्म वुड हैव गॉन ऑफ. ठीक है, क्लियर है. चलिए क्लियर है तो थर्ड वन क्वेश्चन देखेंगे अपना. थर्ड वन क्वेश्चन है व्हाट डज द फेस शुक जिम. शुक जिम मतलब जिम को एकदम से झटका मिला. मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट. इस एक्सट्रैक्ट में शुक जिम का क्या मतलब है. फर्स्ट है फिजिकली परस्यूड बाय समवन. फिजिकली पुश्ड बाय समवन, किसने उसको धक्का दिया. सेकंड है स्टारलिड बाय अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, मतलब हक्का बक्का रह गया अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन सुनकर. हाँ यही हुआ था एक्चुअली. और सी और डी भी देख लेंगे. कोल्ड एंड नीडेड टू वार्म अप. नो. तो डी है ट्राइंग टू शेक ऑफ स्लीपनेस, मतलब अपनी नींद को जगाने के, उसको नींद को जगाने के लिए वो शेक ऑफ था. नो. B1 इज करेक्ट दैट स्टारलिड बाय अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, है ना. तो शुक जिम मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट, जिसका B1 इज करेक्ट स्टारलिड बाय अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर नहीं बढ़िया से. चलिए तो फोर्थ वन देखेंगे. What is the crew's action of passing the oxygen bottle around like a pipe of peace suggest about their response to the situation? What is the crew's action? ये क्रू का क्या एक्शन था कि ऑक्सीजन बॉटल को पास करना, जैसे कि पीस ऑफ पाइप पास कर रहे हैं लाइक. तो क्या मतलब था इसका. यहाँ आंसर लिखेंगे. दिस फ्रेज सजेस्ट दैट crew is sharing a valuable life-saving resources equally and perhaps even peacefully during a difficult situation. It also indicated that they are not either selfish or greedy. This phrase suggests that the crew is sharing a valuable life-saving resources equally and perhaps even peacefully during a difficult situation. It also indicates that they are not either selfish or greedy. ठीक है, क्लियर है बच्चे. चलिए अगर क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द अलार्म, व्हाट हैड कॉज्ड इट फेलियर्स. अलार्म का क्या पर्पस था एक्चुअली और वो फेल क्यों हुआ था. ये बहुत एक रेयर एक्लिप्स की वजह से वो फेल हुआ था.
है ना। और उसका पर्पस क्या था कि जब ऑक्सीजन का लेवल लो हो स्पेस में तो वो उस चीज़ को वार्न कर दे, है ना। तो यहाँ पर जी क्या आंसर रहेगा? द पर्पस ऑफ द अलार्म वॉज टू वार्न द क्रू ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल इन स्पेस. The alarm failed because an eclipse caused part of the air purifier to freeze. The freezing prevented the air purifier from properly functioning, which in turn prevented the alarm from triggering. है ना? The purpose of the alarm was to warn the crew of the low oxygen level in space. The alarm failed because an eclipse caused part of the air purifier to freeze. The freezing prevented the air purifier from properly functioning, which in turn prevented the alarm from triggering. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चे. सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे, हाउ डज द क्रू रिएक्शन टू क्लैरिबेल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी. जो क्रू का रिएक्शन था क्लैरिबेल को लेकर, उसने कैसे स्टोरी का कोर्स चेंज कर दिया, बताइए. देखो, क्रूज initial reaction to Claribel is one of the curiosity and perhaps even a bit of amusement. ठीक है, they are surprised to see a pet on board this space station. However, as the story progresses, their feeling towards Claribel involve becoming one of the deep concern and eventually affection. The shift is largely due to Claribel's unexpected ability to alert the crew to the dangerous situation, saving their lives. The crew's initial reaction to Claribel is one of the curiosity and perhaps even a bit of amusement. They are surprised to see a pet on board the space station. However, as the story progressed, their feeling towards Claribel involved becoming one of the deep concern and eventually affection. This shift is largely due to Claribel's unexpected abilities to alert the crew to a dangerous situation, saving their life. ठीक है, क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. What is the last part of the story? Tell us about the significance of unusual way of problem solving. जो स्टोरी का लास्ट पार्ट है वो बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ अनयूजुअल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. बताइए, है ना. तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, द अनयूजुअल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिवॉल्व्स अराउंड अ कैनरी बर्ड नेम क्लैरिबेल. जो अनयूजुअल वे था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसके इर्द गिर्द घूमता है? कैनरी बर्ड के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका नाम था क्लैरिबेल. She detect air quality issue on space station. उसने एयर क्वालिटी का इशू डिटेक्ट किया स्पेस स्टेशन में. When she passes out due to poor air quality, the crew realize malfunction in the air purifier has caused this problem. The show relies on a living organism to act as an early warning system for dangerous condition, a method that might not be immediately obvious or conventional in space. ठीक है. The unusual way of problem solving revolves around a canary bird named Claribel. She detects air quality issues on a space station. When she passes out due to poor air quality, the crew realize a malfunction in the air purifier has caused this problem. This shows reliance on a living organism to act as an early warning system for dangerous condition, a method that might not be immediately obvious or conventional in space. ठीक है, क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. देन बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, justify the appropriateness of the title of the story. स्टोरी का टाइटल एप्रोप्रिएट है, उसको जस्टिफाई करो. देखो, टाइटल ऑफ द स्टोरी फेदर्ड फ्रेंड इज एप्रोप्रिएट है.
This story directly related to the core theme of friendship and the bond between humans and animals, particularly bird. The title evoked the image of the bird as a companion and a source of joy that supports the narrator's focus on the relationship between Swain and Claribel, who is canary bird. So, the title of this story, Feathered Friend, is appropriate. This story directly related to the core theme of the friendship and the bond between human and animal, particularly bird. The title evokes the image of a bird as a companion and a source of joy that support the narrator's focus on the relationship between Swain and Canary Claribel, who is a canary bird. ठीक है, क्लियर है जी? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, विदाउट क्लैरिबेल वी शुड सून हैव टू स्लाइटली डेड. क्लैरिबेल ना होता तो हम बहुत जल्द मरने को थे. What does this line suggest about uncertainty of life in space? ये जो लाइन है ये क्या सजेस्ट करती है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस ना. सो यहाँ पर आंसर रहेगा, दिस कोट हाईलाइट्स द crucial role of Claribel in alerting the space station crew to a potentially deadly situation caused by a malfunctioning air purifier. They would have suffered from the poisonous atmosphere without Claribel's sensitivity to change in the air. So, this quote highlights the crucial role of the Claribel in alerting the space station crew to a potentially deadly situation caused by a malfunctioning air purifier. They would have suffered from the poisonous atmosphere without Claribel's sensitivity to change in the air. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. Explain how has the writer presented science fiction with a touch of humor. एक्सप्लेन करो कि राइटर ने साइंस फिक्शन को ह्यूमर के टच के साथ कैसे प्रेजेंट किया है. देखो, यहाँ आंसर रहेगा हमारा, द नरेटर disbelieves in the canary's ability to thrive in space and his casual attitude towards breaking rule, creating a comedic contrast with the serious nature of their mission. The over exaggeration of the space station equipment, like the alarm that failed to function and the crew's reaction, especially the narrator initially sluggishness, add a layer of comedic absurdity to the story. Swain is a crew member and bring Claribel aboard. He is presented as a somewhat eccentric and unpredictable figure that adds to the overall humorous tone of the story. Moreover, the unexpected way in which Claribel revives and the subsequent event, such as the air purifier freezing, provides moment of light hearted amusement to the story. ठीक है, the narrator disbelieves in the canary's ability to thrive in space, and his casual attitude towards breaking rule create a comedic contrast with the serious nature of their mission. The over-exaggeration of the space station equipment, like the alarm that failed to function and the crew's reaction, especially the narrator's initial sluggishness, add a layer of comedic absurdity to the story. Swain is a crew member and bring Claribel aboard. He is presented as was is somewhat eccentric and unpredictable figure that add to the overall humorous tone of the story. Moreover, the unexpected way in which Claribel revives in subsequent event, such as the air purifier freezing, provides moment of light hearted amusement to the story. ठीक है, क्लियर है?
बढ़िया से, है ना। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। How would Swain reflect on his experience of almost losing Claribel and for saving the life of the entire crew? कैसे स्वेन ने रिफ्लेक्ट किया अपना एक्सपीरियंस कि उसने ऑलमोस्ट क्लैरिबेल को खो दिया और अपने पूरे क्रू की लाइफ को सेव किया। तो देखो, Swain would likely reflect on the tragic loss of Claribel and acknowledge her role in saving the life of the entire member. The loss of the Claribel would be mourned as a personal and profound tragedy in the light of the affectionate bond she shared with the crew. However, the story also emphasized the profound impact of her alertness that highlights her accidental yet significant contribution to their survival. ठीक है, so Swain would likely reflect on the tragic loss of Claribel and acknowledge her role in saving the life of the entire member. The loss of Claribel would be mourned as a personal and profound tragedy in the light of the affectionate bond she shared with the crew. However, the story also emphasized the profound impact of her alertness that highlights her accidental yet significant contribution to their सर्वाइवल। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से, है ना। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बच्चे लेट अस लर्न, जिसका फर्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू मैच विद द वर्ड 1 to 8 दैट फॉलो। देखो, आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, बेसिकली इनमें आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट एग्जैक्टिव फाइंड आउट करना है इस बॉक्स में से, हेल्प बॉक्स में से। ठीक है, कर ले। तो देखो, पाथ रास्ता कैसा हो सकता है, नैगिंग, वैग्यू, डिलाइटेड, नैरो, स्लगिश, हर्ज्ड, इनएक्सप्लिकेबल और शिपिश। नैरो, है ना, सो पाथ नैरो। नेक्स्ट है वरी के अंदर आ जाएगा बच्चे नैगिंग, कंटिन्यूस वरी, है ना, सो वरी नैगिंग। प्लान हो जाएगा बच्चे इनएक्सप्लिकेबल, प्लान इनएक्सप्लिकेबल। नेक्स्ट है लुक हो जाएगा जी शिपिश, लुक शिपिश। नेक्स्ट है रीजन हो जाएगा जी वैग्यू, रीजन वेग रीजन। ट्रैफिक में आ जाएगा जी, ट्रैफिक में कौन सा एग्जैक्टिव आ जाएगा, स्लगिश, ट्रैफिक स्लगिश। वॉइस हो जाएगा जी डिलाइटेड, वॉइस इज डिलाइटेड। ठीक है, एक्सप्रेशन है हमारा, एक्सप्रेशन में आ जाएगा हश्ड, एक्सप्रेशन में आ जाएगा हश्ड। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, तो पाथ नैरो, वरी नैगिंग, प्लान इनएक्सप्लिकेबल, लुक शिपिश, रीजन वेग, लुक शिपिश, रीजन वेग, ट्रैफिक स्लगिश, डिलाइटेड, वॉइस हस्ट, एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए देन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। नाउ अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट यूज दिस एग्जेक्टिव इन द टेक्स्ट। अब उन सेंटेंसेस पे अंडरलाइन करो जो कि एग्जेक्टिव हैं टेक्स्ट के अंदर। तो हमारे पास टेक्स्ट क्या है बच्चे, टेक्स्ट क्या है, देखो देख लेंगे बच्चे, देख लेंगे। देखो, फर्स्ट है, देखिए बच्चे, नैगिंग कहाँ आया था हमारा, ये नैगिंग, वैग, हर्ज, स्लगिश, शिपिश, इनएक्सप्लिकेबल, डिलाइटेड, नैरो, ये सारे वर्ड हमारे कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। जैसे नैगिंग यूज हुआ था
जैसे देखिए बच्चे nagging यूज हुआ था. I had a nagging headache and a vague memories to fitful disturbed dreams. I had a nagging headache and vague memory to fitful disturbed dreams. Second है, we all waited in hushed silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect my heartbeat. हर्स्ट वहाँ यूज हुआ था उस सेंटेंस में, है ना. सो वी ऑल वेटेड इन हर साइलेंस वाइल ही हैड क्लैरिबेल अगेंस्ट हिज ईयर इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट माई एनी हार्ट बीट. थर्ड है sluggish. तो my mind seemed to be very sluggish that morning as if I was still unable to cast off the burden of the sleep. My mind seemed to be very sluggish that morning, as if I was still unable to cast off the burden of the sleep. Fourth one है, he came back 10 minutes later with sippish expression, sippish unembarrassed expression. So he came back 10 minutes later with sippish expression. Fifth one है, so now if you visit any space station, don't be surprised if you hear an unexplicable snatch of bird song. So now, if you visit any space station, don't be surprised if you hear an unexplicable snatch of bird song. Sixth one है, to our delighted surprise, she arrived at once. To our delighted surprise, she arrived at once. Seventh है, there was a couple of narrow escapes. There was a couple of narrow escapes. ठीक है, तो ये सारे एग्जेक्टिव हमारे किस किस सेंटेंस में यूज हुए हैं, वंस रीड कर लें. देखो, I had a nagging headache and vague memory to fitful disturbed dreams. Second, we all waited in her silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. Third है, my mind seemed to be very sluggish that morning, as if I was still unable to cast off the burden of sleep. Fourth one है, he came back 10 minutes later with sippish expression. Fifth one है, so now if you visit any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song. Sixth one है, to our delighted surprise, she arrived at once. Seventh है, there was a couple of narrow escapes. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से. चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे. द वर्ड इंटरकॉम इज यूज्ड इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में एक इंटरकॉम वर्ड यूज हुआ है, ठीक है. इट इज कॉल्ड अ मर्ज्ड वर्ब वर्ड. इसको हम मर्ज्ड वर्ड कहते हैं, एज इट मेड बाय कंबाइनिंग द पार्ट ऑफ टू वर्ड, इंटरनल एंड कम्युनिकेशन. तो ये हो गया इंटरकॉम, इंटरनल एंड कम्युनिकेशन. मर्ज्ड वर्ड आर मेड बाय कंबाइन टू वर्ड्स. जो मर्ज्ड वर्ड होते हैं वो टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है. कंबाइन द वर्ड इन कॉलम 1 विद द वर्ड इन कॉलम 2 टू मेक मर्ज वर्ड. देखो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मर्ज करके एक मर्ज्ड वर्ड बनाना है. एंड राइट द मर्ज वर्ड एंड इट्स मीनिंग. और उस मर्ज वर्ड का बच्चे मीनिंग भी लिखना है, ठीक है. क्लियर है, बढ़िया से. जैसे देखो, फर्स्ट हमें दिया है ब्रेकफास्ट, सेकंड हमें दिया है कॉलम 2 में लंच. तो ब्रेकफास्ट और लंच से हम क्या बना सकते हैं, ब्रंच. जो ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ब्रंच. उसका मतलब होता है मील ईटन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच आवर. ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लिया गया मील क्या होता है, ब्रंच. ठीक है, क्लियर. चलिए, जैसे कि सेकंड हो गया हमारा मोटल और होटल. मोटर और होटल को मिला के क्या बन जाएगा, मोटेल. मोटर और होटल को मिला के बन जाएगा मोटेल, जिसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ लोडिंग
often found near highways for motorists. A type of loading often found near highways for motorists. थर्ड है स्मोक और फॉग. स्मोक और फॉग मिला के बन जाएगा जी स्मोक. स्मोक और फॉग मिला के बन जाना है स्मोग, जिसका मतलब है a type of a fog that consists of smoke particle or a mixture of dust and smoke. A type of fog that consists of smoke particles or a mixture of dust and smoke. फोर्थ है बच्चे सिचुएशन एंड कॉमेडी. सिचुएशन एंड कॉमेडी को मिला के क्या बन जाना है सिटकॉम. सिचुएशन और कॉमेडी को मिला के हो जाएगा सिटकॉम. दैट मीन्स अ टाइप ऑफ टेलीविजन शो फोकस्ड ऑन ह्यूमरस सिचुएशन. A type of television show focused on a humorous situation. फिफ्थ है जी वीडियो और लॉग. वीडियो और लॉग बना के हो जाएगा व्लॉग, है ना. वीडियो और लॉग बना के हो जाना है व्लॉग. दैट मीन्स a type of log that contain a video data or a video also serving as a log. A type of log that contain video data or a video also serving as a log. Next है spoon और fork. Spoon और fork जिसको मिला के हो जाएगा spork. Spoon और fork जिसको मिला के बन जाना है spork. इसका मतलब है an eating utensil having a spoon-like ball and tines. An eating utensil having a spoon-like ball and tines. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सिक्स्थ एंड सेवंथ. सेवंथ वन है वेबिनार. मतलब वेब और सेमिनार मिलके हो जाएगा वेबिनार. दैट मीन्स है an online presentation often used by businesses to deliver information to a remote audience. An online presentation often used by businesses to deliver information to a remote audience. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से, है ना. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. बच्चे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. टेक्स्ट में से सेंटेंसेस को रीड करो एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स. देखो टेक्स्ट है हमारे पास. इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफ गार्ड. इसका मतलब है कि तुम लोग डबल सेफ गार्ड हो जाओगे, है ना. सो इन द गिवन सेंटेंसेस विल डिनोट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. इट विल मीन इसका मतलब होगा कि तुम डबल सेफ गार्ड हो. इसका मतलब क्या है. विल का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर. फ्यूचर टाइम इन द गिवन सेंटेंसेस विल डिनोट्स फ्यूचर टाइम. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से, है ना. अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन. देयर आर several ways to use verb to talk about the future in English. बहुत सारे वेज हैं वर्ब के जिनसे हम इंग्लिश में मतलब अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द यूजेस ऑफ फ्यूचर टाइम रेफरेंस. जैसे टेंस है विल. नोट ऑल्सो कॉमन इन ऑफर promises and order expressing willingness, certainty और obligation. इसका यूज है when we provide information about future event or discuss possible future occurrence. एग्जाम्पल है I think the कैलाश हाउस will win. नेक्स्ट है बच्चे नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका जी यूजेस है when we talk about the future only in situation that are a part of a regular scheduled or planned action. When we talk about the future only in the situation that are a part of a regular schedule or planned action. इसके एग्जाम्पल है My school reopens on 3 January. My school reopens on
3 जनवरी। थर्ड है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि जिसका यूजेस है व्हेन वी यूज फॉर फ्यूचर एक्शन एंड इवेंट, मोस्टली फॉर पर्सनल अरेंजमेंट्स एंड फिक्स्ड प्लान। इसका एग्जाम्पल है माई एग्जाम्स आर गेटिंग ओवर दिस वीकेंड। एंड नेक्स्ट है आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द वेकेशन। ठीक है। फोर्थ वन है गोइंग टू। गोइंग टू का यूजेस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ गो। दिस इज कॉमन इन इनफॉर्मल स्टाइल, स्पेशली इन स्पीच और कन्वर्सेशन। जिसका एग्जाम्पल है जी वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू मोटर बाइक सून। फिफ्थ वन है फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिकल when we say that something will be finished or completed by a certain time in future। इसके एग्जाम्पल है the teacher says she will have completed the portion by the next month। ठीक है। सिक्स्थ वन है फ्यूचर प्रोग्रेसिव विल प्लस बी प्लस ing, जिसके यूज है when we say that something will be in progress at the particular moment in the future। This time tomorrow I will be relaxing at home। सेवंथ है future in the past। Sometime when we talk about the past, we need to mention something that was still in the future at that time। Sometime something that had not happened yet। ठीक है। जिसके एग्जाम्पल है I had no time to shop as I was leaving for Chennai in an hour instead of I am leaving। Next, last time I saw you, you were going to start a new business instead of are going to। Next, in 2024, I arrived in a town where I would spend the rest of my life instead of will spend। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स with the correct form simple present, present progressive, will or going to indicate future time। indicate future time को बताने के लिए इनमें से कुछ ब्रैकेट में से फिल करना है। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे बच्चे। तो देखेंगे बच्चे, जिसमें फर्स्ट है आवर फ्लाइट डैश एट 10 AM tomorrow। आवर फ्लाइट डैश, जिसमें लीव है तो इसको फ्यूचर टाइम में बनाने के लिए क्या आएगा, आवर फ्लाइट लीव्स एट 10 AM tomorrow। आवर फ्लाइट लीव्स एट 10 AM tomorrow। ठीक है। सेकंड है दे डैश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। दे जहाँ फिनिश ब्रैकेट में है, दे डैश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जहां पर आएगा जी विल हैव फिनिश्ड। दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है। थर्ड वन है द वेदर फॉरकास्ट सेज इट डैश लेटर टुडे। द वेदर फॉरकास्ट सेज इट डैश लेटर टुडे, तो रेन है इसमें, तो इट्स गोइंग टू रेन। The weather forecast says it is going to rain later today, है ना। फोर्थ वन है we dash into our new house next month। we dash into our new house next month। ब्रैकेट में move है, तो जी move का क्या हो जाएगा, are moving। we are moving into our new house next month। we are moving into our new house next month। फिफ्थ है I dash my new hobby class next Monday। I dash my new hobby class next Monday। तो स्टार्ट है ब्रैकेट में, इसका हो जाएगा जी I am starting। I am starting my new hobby class next Monday। I am starting my new hobby class next Monday। ठीक है। सिक्स्थ है शी डैश टू द मॉल दिस आफ्टरनून। शी डैश टू द मॉल दिस आफ्टरनून, ब्रैकेट में गो है बच्चे, तो विल गो। शी विल गो टू द मॉल दिस आफ्टरनून। ठीक है। सेवंथ है दिस टीम डैश अ मीटिंग एट 3 PM tomorrow।
दिस टीम डैश अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। तो यहाँ आ जाएगा हैव की जगह इज हैविंग। द टीम इज हैविंग अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। ठीक है। 8th है आई डैश यू विद योर होमवर्क आफ्टर डिनर। आई डैश you with your homework after dinner. तो I am going to help you with your homework after dinner. I am going to help you with your homework after dinner. ठीक है जी, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर क्लियर बढ़िया से तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th वन, फिलिंग द ब्लैंक्स with a suitable form of the verb given in the bracket to express future time reference. आपको फिलअप कंप्लीट करने हैं, आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो कि ब्रैकेट में दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। ठीक है, जैसे है बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैश मेडिकल ट्रीटमेंट। बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैश मेडिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर है रेवोल्यूशनराइज। रेवोल्यूशनाइज, रेवोल्यूशनाइज का हो जाएगा इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज। इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज, है ना। नेक्स्ट है रिसर्चर डैश AI powered diagnosis tool that researchers dash develop। तो develop है तो क्या आ जाएगा are developing। researcher are developing AI powered diagnostic tool that dash healthcare by the end of this decade। that dash healthcare by the एंड ऑफ दिस डिकेड। तो ट्रांसफॉर्म है तो क्या आ जाएगा जी विल ट्रांसफॉर्म, है ना। दैट विल ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक द इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट वीक द इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस डैश, जिसमें ब्रैकेट में ओपन है, टू शोकेस एडवांसमेंट इन AI एंड रोबोटिक्स डैश टू शोकेस एडवांसमेंट इन AI एंड रोबोटिक्स। तो ओपन की जगह आ जाएगा ओपन्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे इन द कमिंग ईयर रोबोट्स डैश सर्जन्स इन परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ईयर एगो। इन द कमिंग ईयर रोबोट्स डैश, जिसमें असिस्ट है तो हो जाएगा जी विल असिस्ट। रोबोट्स विल असिस्ट surgeons in performing complex operations year ago। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सीखेंगे एक्सपर्ट हैड प्रिडिक्टेड दैट AI would reshape our world and now as we approach the future this dash our new reality। तो B है तो B का हो जाएगा जी is going to be our new reality, है ना। क्लियर है, एक बार इसको पूरा ढंग से पढ़ ले। बाय 2040 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर आएगा इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज मेडिकल ट्रीटमेंट। रिसर्चर डैश, तो यहाँ आएगा आर डेवलपिंग AI पावर्ड डायग्नोसिस टूल्स दैट डैश, तो दैट विल परफॉर्म हेल्थ केयर बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक द इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस डैश तो opens to showcase advancement in AI and robotics. In the coming year, robots dash will assist surgeons in performing complex operation. Year ago, expert had predicted that AI would reshape our world, and now, as we approach the future, this dash is going to be our new reality. ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर क्लियर है बढ़िया से तो नेक्स्ट सीखेंगे लेटस लिसन। लेटस लिसन के अंदर है यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन मोनिका एंड टोबी। टोबी इज अ मार्टियन एज इज स्ट्रैंडेड ऑन अर्थ।
he has become Monica's friend. As you listen, put me tick mark against the correct statement and cross against the wrong ones. देखो लास्ट में यूनिट के लास्ट में ट्रांसक्रिप्ट होते हैं जो कि पेज नंबर 2249 पर है. उसको रीड करो और उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टिक लगाओ, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रॉन्ग लिखना है, फॉल्स लिखना है बेसिकली. ठीक है, जैसे फर्स्ट है टोबी मिस हिज स्कूल, टोबी मिस हिज स्कूल, तो यहाँ पर आएगा बच्चे फॉल्स. टोबी मिस हिज स्कूल, फॉल्स. सेकंड है मोनिका एक्सेप्ट टोबी एज अ फ्रेंड, मोनिका एक्सेप्ट टोबी एज अ फ्रेंड, तो यहाँ पर आएगा बच्चे ट्रू. ठीक है. थर्ड है मोनिका एक्ट टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर, मोनिका asked टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर, यहाँ पर आएगा बच्चे फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ, टोबी टेल्स मोनिका दैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, टोबी टेल्स मोनिका दैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आएगा जी फॉल्स. ठीक है. फिफ्थ वन वी हैव टोबी शेयर दैट ही कैन सी मच क्लियरर विद क्लोज्ड आइज, यहाँ पर आएगा ट्रू. ठीक है, क्लियर है. वंस रीड करेंगे देन इनको. टोबी मिसेस स्कूल, फॉल्स. सेकंड है मोनिका एक्सेप्ट टोबी एज अ फ्रेंड, ट्रू. थर्ड है मोनिका आस्क टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर, फॉल्स. फोर्थ है टोबी टेल्स मोनिका दैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, फॉल्स. फिफ्थ है टोबी शेयर दैट ही कैन मच क्लियरर विद क्लोज्ड आइज, सो ट्रू. ठीक है, क्लियर है. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे देन इसका सेकेंड है लिसन टू द कन्वर्जेशन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड यू हियर. ठीक है, कन्वर्जेशन को सुनो वापस और फिलअप को कंप्लीट करो. जैसे फर्स्ट है टोबी आई मिस माई डैश एंड होम, सो आई मिस माई पीपल एंड होम, टोबी ने कहा आई मिस माई पीपल एंड होम. सेकेंड है टोबी ने अगेन कहा वेल वी डैश डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, वी गेट आर फ्रॉम द सन, we dash don't need to eat anything, तो we Martins or energy. ठीक है, don't need to eat anything, we get our from the sun. थर्ड है मोनिका oh don't you ever feel like having ice cream and chocolates, मोनिका ने कहा oh don't you ever feel like having ice cream and chocolates. फोर्थ वन है मोनिका ने कहा ओके टेल मी वन थिंग हाउ आर यू एबल टू सी ओनली विद डैश आईज, तो आएगा वन आई, है ना. फिफ्थ है टोबी ने कहा आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन एंड डैश वुड एंड इवन्स, सो वुड एंड की जगह आएगा क्लाउड इवन मेटल वुड एंड इवन, क्लाउड इवन मेटल क्लाउड एंड इवन मेटल. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चे. नेक्स्ट वन वी हैव न्यू टॉपिक विच इज लेट अस स्पीक. लेट अस स्पीक के अंदर क्या है बच्चे, देख लेंगे. लेट अस स्पीक के अंदर क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट अलाउड एंड सर्कल द लेटर दैट आर प्रोनाउंस्ड. साइलेंट लेटर है, लेटर है जैसे बैलेट, अलार्म. Now read some more words with silent letter. As you read, circle the letter that are not pronounced. Receipt, debris, pneumonia, almond, foreign, Iceland, rack, easel, companion, fasting. इनको आपको सिंपली रीड करना है. ठीक है, नेक्स्ट है वर्क इन पेयर. Use the given situation to ask for a given suggestion. You need to make a model of the solar system for the science exhibition but don't know what material to use. Ask your friend for suggestion. देखो आपको एक मॉडल बनाना है सोलर सिस्टम का साइंस एग्जीबिशन के लिए.
लेकिन तुमको नहीं पता क्या मटेरियल लगेगा, तो अपने फ्रेंड से पूछो फॉर सजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यू यूज द गिवन सिचुएशन टू आस्क एंड गिव सजेशन। इसमें सेकंड है, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इंटर क्लास क्विज ऑन द टॉपिक चंद्रयान 3। आपको एक इंटर क्लास क्विज का टॉपिक तैयार करना है चंद्रयान 3 पर। अपने फ्रेंड से एडवाइस लो हाउ टू प्रिपेयर, है ना, कि ये बनेगा कैसे। चलो, यू मे यूज द प्रॉम्प्ट गिवन बिलो। आप ही प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। आस्किंग फॉर एडवाइस, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई, व्हाट आर द बेस्ट वेज, हाउ कैन आई मेक श्योर, व्हाट शुड आई, गिविंग एडवाइस, वो एडवाइस देगा। आई फील यू शुड, नेक्स्ट यू शुड इंश्योर, नेक्स्ट इट्स गुड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, नेक्स्ट इफ यू हैव एन इशू डैश ट्राई डैश, मतलब इसके अंदर अगर तुम्हें इशू है देन ट्राई दिस। नेक्स्ट, इट इज़ द बेस्ट टू यूज़, ये अच्छा रहेगा टू यूज़, इसको यूज़ करना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो इसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। खुद से कर सकते हैं तो बच्चे देखेंगे अपना लेट अस राइट में है, कंप्लीट द सोशल मीडिया वेब गिवन बिलो विद द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से ये सोशल मीडिया का क्या देखना है, सोशल मीडिया का यूज ऑफ इंटरनेट देखना है। नाउ राइट एन आर्टिकल टाइटल्ड है, जिसका एक आर्टिकल लिखना है जिसका टाइटल रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया वेब। सोशल मीडिया की वेब की हेल्प से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट लिखना है। पॉइंट याद रखने के, हेडिंग रहेगी नेम ऑफ द राइटर और ये चारों पैराग्राफ रहेंगे, ठीक है। लिख लें, देखो लिखेंगे तो जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इम्पोर्टेंस का इंटरनेट, पहले हेडलाइन लिखेंगे, आफ्टर दिन गरिमा या आपका जो भी नेम है, क्लास 7th और 8th जो भी आपका क्लास है। नेक्स्ट लिखेंगे टाइटल में द लास्ट फ्यू ईयर have witnessed heavy reliance on the internet. This has been because of multiple advantages that it has to offer. For instance, reducing work stress and changing the faces of communication. More importantly, if we take the current scenario, we cannot ignore how important the internet is in our everyday's life. It is now indeed a challenging task to visualize a world without internet. One may define the internet as a large library composed of stuff like records, pictures, websites, and piece of information. Another sector in which the internet has undeniably important role to play is the field of communication. Without access to the internet, the ability to share thoughts and ideas across the globe would have been just a dream. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेट अस एक्सप्लोर, जो कि बेसिकली सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने के लिए है, आपके नॉलेज को थोड़ा एलिब्रेट करने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए है। तो बच्चे आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। आफ्टर देन तो ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।